तक जो सबसे ज़्यादा परेशान करने वाले सब्जेक्ट में एक आता है ना, वो जीएस होता है। मोस्ट इग्नोरिंग भी होता है। लोगों को इंटरेस्ट नहीं आता या क्लास में नींद आती है या बोरिंग लगता है, लेकिन बाद में वो एग्ज़ाम फँसा देता है। ठीक है ना? और आपको नहीं पता, मैं इसमें बताऊँ आपको, ऐसा हमारे टाइम पे जब कभी भी किसी एग्ज़ाम का प्री होने के बाद जब मेंस होता था, उस मेंस में जीएस नहीं आती थी। लेकिन अब कोई भी एग्ज़ाम उठा लो, चाहे वो सीजीएल का, चाहे वो सीएचएसएल का, चाहे वो एमटीएस का, कोई भी एग्ज़ाम उठा लो, उसके प्री में भी जीएस आती है। उसके पहले जीएस के टीचर्स जो होते थे ना, उनको उतनी इज़्ज़त नहीं मिलती थी। इज़्ज़त मिलती थी मैथ्स के टीचर को ज़्यादा, क्योंकि मैथ्स के मार्क्स ज़्यादा होते थे। है ना? जिसके मार्क्स ज़्यादा होंगे, फिर उसके बाद जीएस के टीचर ने भी बोला कि अपन को भी चाहिए फुल इज़्ज़त। ठीक है ना? तो मार्क्स बढ़ने की वजह से ही जीएस की वैल्यू भी क्या हो गई? बढ़ गई। अब कल एक, शायद याद होगा आप लोगों के ही बैच में, एक लड़की आई थी ना मिलने के लिए एंड में, जब बैच खत्म होने वाला था, कल की बात है। वो लड़की मेरे पास नहीं पढ़ती है। फिर भी क्यों आई मिलने के लिए? वो बस गाइडेंस के लिए आई है। उसका जीएस में 50 में से 35 स्कोर जा रहा है। ठीक है ना? और जीएस में 50 में से 35 लगाने आप ढूँढोगे ना अगर, तो हार्डली मिलेंगे, बहुत गिने-चुने लोग। 1000 में से शायद 10-20 ऐसे मिल जाए, या 15, 20, 25 मिल जाए, जिनके इतना स्कोर जा रहा होगा। 35 नंबर लाना जीएस में एक बड़ी बात है। तो मैंने उससे पूछ लिया कि भाई तुम्हारी क्या स्ट्रैटेजी थी? हालाँकि वो आई थी मेरे पास मैथ्स की स्ट्रैटेजी पूछने के लिए। मैंने उससे उसकी जीएस की स्ट्रैटेजी पूछ ली, ताकि अब मैं अपने बच्चों को बता सकूँ। लेकिन उनकी जो स्ट्रैटेजी है, उन्होंने एनसीईआरटी फॉलो की है। जो बच्चा एनसीईआरटी फॉलो करता है 6 छठी से लेकर 12वीं तक, उसकी जीएस वैसे भी स्ट्रॉन्ग होती है। लेकिन फिलहाल तो मैं आपको गाइड नहीं करूँगा कि आप एनसीईआरटी फॉलो करो। अगर आपके पास पहले से टाइम था या ग्रेजुएशन में टाइम था तो आप करते। अगर आपके पास टाइम है तो भी आप कर सकते हो, लेकिन आप कभी भी एनसीईआरटी अगर फॉलो करना, तो आप हमेशा किसी टीचर की गाइडेंस में ही करना। खुद से उठाओगे ना तो बड़ा बोरिंग सा लगेगा। आपको नहीं पता चल पाएगा कि क्या करना है, क्या नहीं करना। अब आगे की बात करते हैं। देखो जीएस में ना, चाहे ये करो चाहे कोई और टॉपिक करो, एक बात का बहुत ध्यान रखना आप लोग, कि हमेशा टॉपिक पढ़ने के बाद उसका क्वेश्चन लगा हुआ। ठीक है? जैसे कि आपको मैं बताऊँ, अभी पॉलिटी हम लोग पढ़ने वाले हैं। पॉलिटी में बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, है ना? जैसे हम लोग पहला पढ़ेंगे भारतीय संविधान का विकास पढ़ेंगे हम, है ना? या हिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये करने के बाद मैं आपको क्लास में ही इसके क्वेश्चन दिखा दूंगा आपको कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है? और मैं आपको ये भी दिखा दूंगा क्लास में जो हमने पढ़ा है वो मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और जरूरी नहीं कि मैच हो ही जाए। बहुत कुछ ऐसा होता है जो एग्जाम में ऐसा पूछा है जो किसी क्लास नोट्स में आपको नहीं मिलेगा। इस केस में आपको क्या करना है, आपको जो क्वेश्चन पूछा गया वो आपको अपने नोट्स में ऐड कर लेना है। ठीक है ना? जहाँ कहीं भी आप नोट्स बनाओगे वहाँ पे हल्का-फुल्का आप थोड़ा बहुत स्पेस लेके चलोगे, ताकि इन फ्यूचर आप उसको ऐड कर सको, और बार-बार अपने ही नोट्स को पढ़ना है। ठीक है? किसी और के नोट्स को कहीं से कोई पीडीएफ आ जाए, कोई टीचर पढ़ा दे, सब एक जैसा ही लगभग-लगभग पढ़ा रहे हैं। आप यहाँ से पॉलिटी पढ़ना, फिर किसी और टीचर की पॉलिटी पढ़ना, अगर वो सिविल सर्विसेज की नहीं पढ़ा रहा, कॉम्पिटिशन की पढ़ा रहा है, ठीक है ना? तो आपको लगभग सेम ही नज़र आए। ठीक है? ये चीज़ है। तो अगर ये चीज़, और अगर आप नहीं भी पढ़ रहे हो ना, मान के चलो जीएस आप में से कई बच्चे होते हैं जो ज़्यादा ध्यान नहीं देते, फिर भी आपको टॉपिक पढ़ने के बाद क्वेश्चन लगाना है, टॉपिक पढ़ने के बाद क्वेश्चन लगाना है। ठीक है? तभी आपका बेड़ा पार हो पाएगा। और जीएस में ना देखो, ध्यान रखना आप लोग की पॉलिटी, ठीक है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, ये सब एक तरफ है, लेकिन इस समय जो करंट में जो जीएस का जो ज़्यादा पोर्शन है वो जाता है स्टैटिक जीके का, जो कि थोड़ा सा लेंथी सा लगता है, याद करने में बहुत ही डिफिकल्ट होता है, स्टूडेंट्स को याद नहीं होता। टीचर्स भी बहुत इन डेप्थ नहीं पढ़ाते इसको, जो टू द पॉइंट होता है बस नहीं पढ़ाते हैं। अभी एमटीएस का एग्जाम खत्म हुआ है, ऐसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछे हुए थे जो बुक्स में आपको मिलेंगे ही नहीं। मतलब रिलेटेड पर्सन होता है ना गेम्स एंड स्पोर्ट्स से, तो इंडोनेशिया का पर्सन पूछा था। एक बच्चे ने को मैंने कहा भाई स्टैटिक जीके पढ़ो, उसने सारे डांस पढ़े। उसने देखा कि रास जो है वो यूपी का है, डांडिया जो है वो गुजरात का है, एग्जाम में आ गया डांडिया रास किसका है। ठीक है ना? तो ये भी गुजरात का ही कहलाएगा। इसमें अब देखो ये कहीं मिलेगा नहीं आपको डांडिया रास हो सके तो एक साथ, लेकिन ये कॉमन सेंस में हमें थोड़ा सा यूज करके इसको टिक करना होता है। इस तरीके की चीजें चलती है, लेकिन आपको पहले बेसिक कवर करना है, साथ साथ में आपको स्टैटिक करना है। स्टैटिक और करंट अफेयर्स के लिए क्या स्ट्रेटेजी रहेगी वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना आप लोग, कि अगर आप चाहते हो जीएस में पार पा जाना, तो ये तो आपको करना ही करना है जो हम करेंगे। लेकिन ये करने के लिए आपको एसएससी ने जितने इस साल एग्जाम लिए हैं, तो ध्यान से सुना कि मैं हमेशा ही रिसर्च करता रहता हूँ कि क्या चल रहा है पेपर में, क्या पूछा जाएगा। मुझे ये भी पता है कि 2025 के एग्जाम्स में एसएससी में जीएस में क्या पूछा जाएगा। इस लेवल पर मैं देख रहा हूँ, एनालिसिस कर रहा हूँ चीज़ों को। ठीक है? ये बात ध्यान रखना आप लोग कि आने वाले जितने भी एग्जाम्स होंगे, रेलवे का एग्जाम मेन है, एसएससी का एग्जाम मेन है, डीएसएसबी का एग्जाम मेन।
तीनों का एग्जाम एक ही कंपनी करा रही है जिसका नाम TCS है, जो टाटा की कंपनी, ठीक है ना। तो लगभग लगभग इनका पैटर्न भी ऑलमोस्ट सेम ही जाता है। अब लेकिन एक बात का ध्यान रखना आप लोग, आप में से मान के चलो कोई यहाँ पे ऐसा बच्चा बैठा है जो रेलवे की तैयारी कर रहा है या स्टेनो की तैयारी कर रहा है या किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो मैं जो पढ़ा रहा हूँ इस सबका कवर तो सब कुछ हो जाएगा, लेकिन अगर कोई रेलवे की तैयारी कर रहा है तो सिर्फ रेलवे का ही जीके पढ़े तो बेटर रहेगा। हालांकि मिलेगा सब कुछ वही SSC वाले में भी और सब कुछ वही DSSC वाले में भी, लेकिन आपको क्या पढ़ना है क्योंकि आपका टारगेट ही वही है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरी ये कि अगर मान के चलो इनका टारगेट SSC है, तो SSC ने 2024 में जितने एग्जाम कंडक्ट कराए, अभी MTS का एग्जाम कंडक्ट करा है और अभी 2 दिन पहले CHSL मेंस का एग्जाम कंडक्ट हुआ है, इससे पहले CPO हुआ है, इससे पहले और भी जितने एग्जाम हुए, सिलेक्शन पोस्ट जो भी हुए, इन सभी एग्जाम में अगर मान के चलो एक एक पेपर 30-30 शिफ्टों में होता है, ठीक है ना। अगर इन सब में अगर 2-2 सवाल भी हर एग्जाम में करंट अफेयर के पूछे गए हैं, तो 2024 के जितने भी एग्जाम्स हुए उन सब में जो करंट अफेयर्स पूछी गई है वो आपको करनी है ताकि आपका करंट अफेयर्स कवर हो सके। क्योंकि करंट अफेयर्स में क्या होता है कि SSC का खास बात यह है कि आप मान के चलो आपने बाहर से कोई किताब खरीद ली करंट अफेयर्स की 1 साल की, लेकिन SSC की आदत है करंट अफेयर्स पूछना 2018 की, 2021 की, तो तुम तो पढ़ोगे 23 से 24, वो पूछ रहे हैं 2000, मेहनत भी कर दी और कुछ फायदा भी नहीं हुआ, ठीक है ना। इसलिए स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स आपको हमेशा कहाँ से पढ़ना है, जो रीसेंट एग्जाम चल रहे हैं उनका पढ़ना है। अगर रेलवे का रीसेंट एग्जाम, जैसे रेलवे का RPF का पेपर होने वाला है, तो जिनका आगे अभी रेलवे टारगेट है वो रेलवे के सारे जो GS पूछी जाएगी ना, अब उसकी PDF वीडियो मिल जाएगी, अगर नहीं मिलती तो आप बताओ, मैं आपको दूंगा, और उसके सारे के सारे GS आपको गो थ्रू करना, ठीक है। समझ में आपको बात आपको। तो क्या करना आपको, हर GS का एक ही निचोड़ याद रखना, इस चीज का कभी भी कंफ्यूज हो गए तो टॉपिक पढ़ो और उसके क्वेश्चन लगा लो, ठीक है। क्वेश्चन का मटेरियल सब आपको मिल जाएगा और कुछ दिनों बाद तो आपको एप्लीकेशन पे भी वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। ये चीजें साथ में करंट अफेयर स्टैटिक कैसे करना है, जो भी आप एग्जाम टारगेट कर रहे हो उसी के करंट अफेयर स्टैटिक जीके आपको करनी है। अगर आप बहुत ज्यादा वाइड में नहीं कर सकते तो बहुत ज्यादा ब्रॉड लेवल में नहीं कर सकते, क्योंकि पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, ठीक है। तो ये चीज आगे बढ़ जाए। अब बात करते हैं पॉलिटी की। पॉलिटी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, तो शुरू करते हैं। आ जाओ, बैकग्राउंड की बात करते हैं। आपको लिखने की जरूरत नहीं भाई, क्लास में कोई लिखेगा नहीं, मैं सारे ये PDF आपको भेजूंगा, आप घर पे आराम से लिखते रहना, ठीक है। इसमें सब कुछ मिल जाएगा आपको, क्वेश्चन वगैरह भी मिल जाएंगे, ठीक है। हो सकता है कि शाम तक अभी मैं जो PDF से पढ़ा रहा हूँ दूसरी PDF भी भेजूँ, ठीक है, थोड़ा अपडेट करके। ध्यान से सुनना क्या कहना चाह रहा है। पहला है हमारा, अच्छा एक बात ध्यान से सुनना, मैंने आपको ये शायद बताया था, क्या आपको ये बात पता है क्या कि हमारे देश में अंग्रेजों ने शासन किया था? ये तो हमें पता ही है, ठीक है ना। आपको पता है बाहर जाने के लिए ना, बाहर ट्रैवल करने के लिए हमें पासपोर्ट वगैरह की आवश्यकता होती है ना। लेकिन ये जो पासपोर्ट का कंसेप्ट है ये आज से नहीं है, मतलब आज से 50-100 साल पहले क्या पासपोर्ट का कंसेप्ट रहा होगा? 100-200 साल पहले, है ना, नहीं रहा होगा। तो फिर मान के चलो 1 मिनट के लिए सपोज करो ये भारत है और भारत की एक बहुत ही फेमस कंपनी, सपोज करो टाटा की ही बात कर लेते हैं, ठीक है ना। भारत की एक बहुत ही फेमस कंपनी, क्या नाम है उसका, टाटा, जो है वो कहाँ चली जाती है? पाकिस्तान चली जाती है। आप सपोज करो कि उस समय पाकिस्तान एग्जिस्ट करता था, ठीक है ना। पाकिस्तान चली जाती है और वहां पे वो देखती है कि ये यहाँ के लोग तो बड़े ही बेवकूफ हैं, आपस में लड़ते रहते हैं, ठीक है ना, इनमें कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, लड़ाई करते रहते हैं पॉलिटिकल पावर के लिए। तो टाटा को ये लगता है कि यार पैसा तो मेरे पास भी, एक काम करते हैं, मैं ही क्यों ना इसमें इन्वॉल्व हो जाऊं और मैं ही अपनी क्यों ना एक गवर्नमेंट बना दूं। तो टाटा भी ऐसा ही करता है, वो वहां पे इंडल्ज हो जाता है और क्या करता है, वहां पे एक अपनी गवर्नमेंट बना लेता है। अगर वो अपनी गवर्नमेंट वहां पे बना लेता है तो यहाँ की जो सरकार उस समय की होगी उसको तो लगेगा यार इसने तो वहां जाकर के अपनी एक पैरेलल गवर्नमेंट खड़ी कर दी है। तो उसको रोकने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए सरकार उसके ऊपर कानून बनाएगी, ठीक है ना। सरकार उसके ऊपर क्या करेगी, कंपनियां, देखो कंपनियां अपने फायदे के लिए ना कहीं भी शिफ्ट हो जाती हैं, ठीक है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल अमेरिका में ना टैक्स बहुत ज़्यादा है, तो जो फेसबुक की जो कंपनी है या जो गूगल है, अल्फाबेट वगैरह, ये इनको टैक्स ज़्यादा ना देना पड़े इसलिए अपनी कंपनी को उन्होंने अमेरिका की होते हुए भी, ये अमेरिका के ही लोग हैं, अमेरिका के होते हुए भी उन्होंने डेनमार्क के कहीं और से रजिस्ट्रेशन करा रखा है क्योंकि वहां पर टैक्स नहीं। समझ पा रहे हो आप लोग? मान के चलो अगर मुझे कल को पता चल जाए कि नेपाल में कंपनी के फॉर्मेशन पर टैक्स नहीं लगता है, तो मैं अपनी कंपनी को कहाँ पे जाके रजिस्टर करा लूंगा, जो कहीं, और सारा का सारा इनकम में कहाँ मंगवा लूंगा, वहां पे टैक्स नहीं देना मुझे, ठीक है ना। ये सारे बचने के तरीके होते हैं, ये सब तरीके कंपनी वाले निकालते रहते। तो मान के चलो अगर टाटा ने अपनी खुद की एक सरकार खड़ी कर दी है,
ठीक है, तो उसको रोकने के लिए यहाँ की सरकार क्या करेगी, एक एक्ट बनाएगी, कानून बनाएगी, ठीक है ना। क्योंकि देखो टाटा भले ही वहां पे चल गया, लेकिन उसका ज्यादातर बिजनेस कहाँ था, इंडिया में ही था। सारा का सारा लाखों करोड़ की कंपनी को सरकार चाहे तो सीज कर सकती है। तो उसको रेगुलेट करने के लिए उन्होंने क्या बना दिया, रेगुलेटिंग एक्ट बना दिया। आप समझो इस चीज को आप लोग, कि इंग्लैंड में भी ऐसा ही हुआ कि इंग्लैंड एक देश है, वहां पे सरकार है, संसद है, सारी व्यवस्थाएं हैं, राजा भी है, संसद भी है, सब कुछ है। लेकिन वहां के कुछ लोग ऐसे ही, जैसे मान लो हम जैसे लोग आपस में मिल जाते हैं, सोचते हैं कंपनी बनाते हैं और जाकर के बिजनेस करते हैं, कहाँ पे, इंडिया में, ठीक है ना। तो कुछ लोगों ने मिलकर बिजनेस किया, कहाँ पे आकर के, इंडिया में। और यहाँ पे मौका देखते ही क्या लगा लिया, यहाँ पे देखा कि राजा तो यार बड़े बेवकूफ है, लोग भी बड़े बेवकूफ है, आपस में लड़ते रहते हैं, है ना। तो उन्होंने देखा और देखने के बाद क्या कर दिया, यहाँ पे मौके का फायदा उठाना शुरू कर दिया। और यहाँ पे धीरे धीरे क्या हो गए, ये स्ट्रांग हो गए, डोमिनेंट हो गए। जब वहां की गवर्नमेंट को ये पता चला तो उन्होंने उसको रेगुलेट करने के लिए क्या बनाया, रेगुलेटिंग एक्ट। हालांकि ये उनको पता नहीं चला, उन्होंने स्टार्टिंग से ही डे वन से ही रेगुलेटिंग एक्ट बनाया था, है ना। ब्रिटेन को संसद की जननी कहते हैं, संसद का फॉर्मेशन ब्रिटेन से ही होता है, 1200 समथिंग में उनका संसद बन चुका था। हालांकि ओरिजिनल देखोगे एंशिएंट टाइम पे तो भारत ही है, लेकिन मैंने कहा ना हमारा इतिहास हमने नहीं लिखा, इसलिए हम कह नहीं सकते, ठीक है। तो क्या हुआ, वो जो कुछ लोग जो ब्रिटेन के थे उन्होंने एक कंपनी बनाई, कंपनी का क्या नाम था, ईस्ट इंडिया कंपनी। कंपनी का क्या नाम था, ईस्ट इंडिया कंपनी। अब आपने देखा होगा शायद, ये मान के चलो ये पूरा ग्लोब है गाइस, आपको पता है ना ये ईस्ट है और ये क्या है। तो जितने भी आपको पता है बहुत सारे महाद्वीप भी हैं, ये जैसे कि मान के चलो अमेरिका है, ये अफ्रीका है, ये एशिया महाद्वीप है, ये यूरोप है ना, ये भारत मान लेते हैं यहाँ पे फिलहाल, ये ऑस्ट्रेलिया। तो ये जो यूरोप महाद्वीप है, यहीं से सबको किधर आना था, ईस्ट की तरफ आना था। तो आज जितने भी विदेशी हमारे यहाँ पे आए, हमारे यहाँ पे सिर्फ अंग्रेज नहीं आए, हमारे यहाँ पे कौन कौन आए, हमारे यहाँ पे पुर्तगाली आए, ब्रिटिश आए, डच आए, डेनिश आए, स्वीडिश आए, फ्रांसीसी आए ना, बहुत सारे आए। लेकिन कामयाब कौन रहे, ये सारे के सारे यूरोप से ही आए, एक ही महाद्वीप से आए। लेकिन सबसे पहले पुर्तगीज आए थे, 1498 वास्को डी गामा आया था, और लगभग वो 100 साल आता ही रहा, किसी को पता नहीं चला, बगल वाले देश को भी। फिर अंग्रेजों को पता चला, तो उन्होंने ऐसे कुछ लोग उन्होंने बिजनेस करना शुरू किया, परमिशन नहीं वहां की गवर्नमेंट से, फिर यहाँ पे बिजनेस शुरू करे, है ना। तो सारे लोग आए, लेकिन टिका कौन, ब्रिटिश। और कुछ हद तक पुर्तगीज भी टिके, पुर्तगीज अभी भी टिके हैं, है ना। अगर आप जाओगे ना भारत के इस वाले, ये जो वेस्टर्न घाट वाला इलाका है, गुजरात से लेकर के, आपको बहुत सारे पुर्तगीज के आपको बनाए हुए किले विले दिख जाएंगे। उनका बनाने का आर्किटेक्ट अलग है, और मुगलों के बनाने का आर्किटेक्ट अलग है। जैसे हमारा हिंदूज का बनाने का अलग है ना। हम लोग जो टेम्पल्स अपने बनाते हैं उसका एक फॉर्मेट है, ये लोग जो मस्जिद बनाते हैं उसके ऊपर गुम्बद बनाते हैं। ऐसे अंग्रेजों का जो है ना यूरोपियन आर्किटेक्ट वो अलग है, उनके किले बहुत हद तक टिल्टेड होते हैं, चूंकि वो और छोटी हाइट के होते हैं, जबकि लाल किला की हाइट तो अच्छी खासी आप देखोगे उसका आधा ही होता है यूरोपियन किला, ठीक है ना, कमजोर सा लगता है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो आपको समझ में आ रही बात आपको, कि बहुत सारे लोग आए, लेकिन सबसे ज्यादा पावरफुल कौन निकले, अच्छा ये दोनों, ठीक है, ब्रिटिश और पुर्तगीज। ये ब्रिटिशर्स ने सबको भगा दिया, पुर्तगीज को क्यों नहीं भगा, क्योंकि ये रिश्तेदार बन गए थे, है ना। इनके बीच में कुछ मतलब कि शादी वाले रिलेशन हो गए थे, इनके राजकुमार उनकी राजकुमारी की शादी हो गई थी, इस चक्कर में भी आपको पता है रिश्तेदारी में तो लड़ाई नहीं करनी चाहिए, वरना इसको भी मार के साथ भगा ही देते, है ना, ये चीज। अब मैं आपको बात करता हूँ रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में ना भाई, कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई, ईस्ट इंडिया कंपनी वहां की सरकार की कंपनी नहीं है, कुछ प्राइवेट लोग ऐसे मुंह उठा के बिजनेस करने आ गए। उन्होंने आके देखा कि यहाँ पे मौका अच्छा है, तो फैलना शुरू कर दिया, धीरे धीरे शुरू कर दिया फैलना। तो उसको रोकने के लिए वहां की सरकार ने क्या बनाया, रेगुलेटिंग एक्ट बनाया। एक्ट का मतलब कानून होता है, ठीक है ना। और ये एक्ट समय समय पर चेंज होते रहे। अब जब देश आजाद हुआ, तो देश आजाद होने के लिए देखो ध्यान से सुना आप लोग, जब कभी भी पिछली कोई व्यवस्थाएं जाती हैं और नई व्यवस्था आती है, अंग्रेजों को जाना था और भारतीयों को आना था, तो आप एक दिन में ऐसा नहीं कर सकते, अरे इनको हटाओ इनको लेके आओ, ऐसा नहीं कर सकते। जब दो व्यवस्थाओं को अगर हटाना होता है ना, तो उनके बीच में प्रॉपर एक तरह से कह लो, एक तरह से ना जैक सा लगा होता है, मतलब कि चीजें एकदम से खाली ना हो। जैसे कि अंग्रेज जो शासन कर रहे थे, अगर वो चले जाते, उसके बाद अगर हम अपना संविधान बनाना चालू करते, तो हो सकता है कि असामाजिक तत्व हमारे घरों में भी घुस जाते हैं ना। अगर पुलिस नहीं होगी तो हमें दिक्कत होगी, हालांकि पुलिस के होने से भी कई बार दिक्कत हो जाती है, वो एक अलग बात है ना। लेकिन इस इलाके की आबादी अगर मैं 10 लाख मानूं, तो इस पुलिस स्टेशन में हार्डली 500 600 700 पुलिस वाले हैं। 10 लाख पे भारी हैं, अगर आ जाए ना अपने पे तो 10 लाख पे भी भारी है, ठीक है। ये व्यवस्था है पुलिस की हमारे यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि चीजों को रेगुलेट करने के लिए क्या होता है, रेगुलेटिंग एक्ट होता है।
और मैं आपको बता दूं ये भी गाइस कि हमारे संविधान में ना, ये भी ध्यान रखना आप लोग कि अगर हमारे संविधान में अगर मान के चलो 100% है ना अगर हमारा संविधान, तो याद रखना कि इसमें 70% हमने रेगुलेटिंग एक्ट से ही लिया है। किससे लिया हुआ है? रेगुलेटिंग एक्ट से ही लिया हुआ है, ठीक है ना। और बाकी का जो 30% है ये हमने लिया हुआ है विदेशियों से। कहां से लिया हुआ? विदेशी, मतलब कि फॉरेन कंट्री से, विदेशी स्रोतों से लिया, ठीक है ना। अच्छा, ये जो 70% है ना कि मैंने आपको बताया था कि अंग्रेजों ने समय समय पे रेगुलेटिंग एक्ट को क्या किया? लागू किया, अलग अलग टाइम पे। और इसको ये लोग क्या देते थे? इसको ये लोग नाम देते थे कंपनी का शासन, ठीक है ना। कब से कब तक ये चला है देखो, सुनो अब रेगुलेटिंग एक्ट दिखाता हूँ आपको मैं। जैसे ये रहा एक रेगुलेटिंग एक्ट, ये है हमारा, ठीक है ना। पिट्स इंडिया एक्ट भी कहते हैं, इसके अलग अलग नाम भी हैं, ठीक है। और भी नाम है कई सारे, रूल ऑफ क्राउन, ठीक है। इन रेगुलेटिंग एक्ट के नाम अलग अलग है, ठीक है ना। लेकिन आपको पता है हमारे संविधान में जो सबसे पावरफुल जो रेगुलेटिंग एक्ट था, जो कहा जाता है, वो कहा जाता है किसको? वो कहा जाता है भारत शासन अधिनियम 1935 को। पता हमारे संविधान में ना, अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे ज्यादा किस रेगुलेटिंग एक्ट से हमने मटेरियल उठाया है, तो भारत शासन अधिनियम 1935। हाँ जी, हाँ। तो हमने उसको क्यों अडॉप्ट किया? भाई उसमें से सारी चीजें हमारे अगेंस्ट नहीं थी, बहुत सारी हमारे फेवर में भी थी। नहीं देखो, रेगुलेटिंग एक्ट में ना कुछ लॉज वगैरह होते थे, जैसे चोरी की पनिशमेंट क्या होगी, या किसी ने आईपीसी बना दी, या इस तरह की चीज। तो हमारे जो काम की चीजें थी वो हमने लिया, हमने सारा का सारा नहीं लिया, ठीक है ना, ये चीज है। और अब तो हमने इसका नाम वाम भी चेंज कर दिया ना। जैसे आपने देखा होगा कि पहले आईपीसी की धाराएं लगती थी, अब भारतीय न्याय संहिता लग, है ना, तो बीएनएस लगता, तो अब चेंज कर दिया, हम धीरे धीरे चेंज की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, ये चीज है। और ये जो रेगुलेटिंग एक्ट है ना, इनमें हमने सब कुछ नहीं उठाया, जो काम का था वो उठा लिया हमने। जैसे किसी कहीं पे लिखा हुआ था कैग के बारे में, एक पोस्ट होती है भारत सरकार में कैग की, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की। अभी 2 दिन पहले नए कैग भी अनाउंस हुए हैं, ठीक है। तो वो पोस्ट हमने रख ली अपना, क्योंकि हमें उस पोस्ट की जरूरत थी। अब ये कैग करता क्या है? तो भारत सरकार जो खर्चा करती है ना, उसका हिसाब करता है कि कहीं कहीं गलत जगह तो खर्च नहीं कर रहे। तो उसमें हमारे लिए क्या प्रॉब्लम की बात है? हमारे लिए सही सही बात है कि हमें पता चलेगा हमारे खर्चे कहाँ पे हो रहे हैं। वरना पता चलेगा कि कोई स्कैम हो गया, कोई पैसा लूट के लेके भाग गया, इस तरह की चीजें पता चलेगी, ठीक है ना। विदेशों से लिया, जैसे कि इंग्लैंड से लिया, यूएसए से लिया, जापान से लिया, रूस से लिया, साउथ अफ्रीका से लिया, जर्मनी से लिया, है ना, ऑस्ट्रेलिया से लिया। इस तरीके से अलग अलग देश आते हैं, ठीक है। उसमें भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। समझ गए आप लोग? तो जितनी कहानी मैंने आपको बताई उसका बेस इतना था कि अंग्रेजों को कंट्रोल करने के लिए, कंपनी को कंट्रोल करने के, अंग्रेज तो सारे ही थे, वो कंपनी को कंट्रोल करने के वहां की जो संसद जो कानून बनाती थी उसे कहते थे रेगुलेटिंग एक्ट। उसी से हमारी संसद की फॉर्मेशन की नींव धीरे धीरे बनती चलेगी। सबसे ज्यादा कौन सा पावरफुल, सबसे ज्यादा कौन सा यूजेबल है? तो 1935। जब क्वेश्चन ना समझ में आए और ऑप्शन 1935 है तो रिस्क ले सकते हो, अभी क्वेश्चन दिखाऊंगा तो आइडिया लग जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं एक एक करके। सबसे पहले तो देखो कंपनी का शासन, देखो सुनो, कईयों को लगता है कि हमारे देश पे अंग्रेजों ने 200 साल शासन किया, लेकिन ये 200 साल नहीं है गाइस, एक्चुअली ये 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। ध्यान सुना, जो ये देखो अंग्रेज जो आए ना हमारे पास, लगभग पहली फैक्ट्री शायद 1609 1610 के आसपास डाली थी उन्होंने। लेकिन जब प्लासी का युद्ध हुआ हमारे देश में ना, प्लासी के युद्ध के बाद जो है वो सारी कहानी चेंज हो जाती है, ठीक है। तो 1857 तक तो, 1857 की क्रांति याद है ना? 1857 की जो क्रांति हुई थी उससे पहले जो शासन था ना वो कंपनी का था। उससे पहले किसका शासन था? कंपनी किसकी थी? वो जो प्राइवेट लोग जो उठ के आए थे इंग्लैंड से। लेकिन इन बंदों ने इतना टॉर्चर किया भारतीयों को, इतना टॉर्चर किया कि वो जो वहां की संसद थी उसने 18 मतलब भारतीयों ने 1857 में आने के बाद क्या कर दिया? रिवॉल्यूशन कर दिया, विद्रोह कर दिया। 1857 की क्रांति के लिए हम किसको जानते हैं? रिवॉल्यूशन के लिए जानते हैं ना हम तो उसको। और ये रिवॉल्यूशन होने के बाद जो वहां की संसद थी, जो सरकार थी, जो ये चाहते थे कि यहाँ के लोगों का शोषण ना हो, ऐसा ही चाहती होगी आयोग तो उसके लिए उन्होंने क्या कहा कि भाई अब ये कंपनी वंपनी नहीं चलेगी, अब ये सारा का सारा किसका शासन हो जाएगा? वहां की पार्लियामेंट। समझ पा रहे हो आप लोग इशू? कल को अगर मान के चलो मैं एक ऐसी ये जो इंस्टीट्यूट जो मैं चला रहा हूँ, मान के चलो ये इतना बड़ा हो जाए, इतना बड़ा हो जाए कि एक एक जनमानस इससे प्रभावित हो जाए, एक एक व्यक्ति को मैं प्रभावित करूं, ठीक है ना। कल को मान के चलो इतना पॉपुलर हो जाए कि मैं सबको, जो भी मान के चलो मेरे एप्लीकेशन में अगर 1 करोड़ बच्चे पढ़ रहे हैं
और मैं सबसे कहता हूँ कि 1,000 रुपये आपको डिपॉजिट करना है, मैं आपको उससे ब्याज दूंगा, एक दिन का 8% दूंगा, है ना। तो आप मान के चलो इन्होंने 1,000 किया है और 1,000 गुना 1 करोड़ कर लेना आप लोग, तो 1,000 करोड़ हो जाएगा, ठीक है ना। सिंपल सी बात है। जैसे ही वो पैसा आएगा मैं बोरिया बिस्तर बांध करके निकल लूंगा, ब्याज तो अब शाम को मिलेगा ना, तब तक मैं बहुत दूर जा चुका हूँ, ठीक है ना। तो जब कभी भी ऐसी कंपनियां बहुत बड़ी हो जाती है तो उसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट को एक्शन लेने पड़ते हैं, और भारत में तो बहुत जरूरी है लेने, क्योंकि आपने देखा होगा यहाँ पे कई लोग भाग जाते हैं, है ना। जैसे विजय माल्या, या जैसे एक नीरव मोदी करके था शायद, एक वो आईपीएल का जो फाउंडर था ललित मोदी आईपीएल जिसने शुरुआत की थी। अब तो आईपीएल पॉपुलर है, लेकिन उसकी शुरुआत ललित मोदी ने की थी 2008 में, ठीक है ना। ये सारी चीजें तो कंपनी को तो ध्यान से सुना कि जब कंपनी आई तो कंपनी को रेगुलेट करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट बना, लेकिन तभी भी इन्होंने जीना हराम कर दिया किसका, भारतीयों का। तब जाकर के 1857 में वहां की संसद ने कहा कि हाँ अब कंपनी कुछ नहीं चलेगी, अब किसका शासन चलेगा, वहां की क्राउन का या वहां की संसद का, ठीक है ना। तो 1857 में वहां की महारानी जो है ना भारत आई, अनाउंसमेंट की है, उसके बाद जितने भी आप भारत में डेवलपमेंट देखते हो, ट्रेन आना, ये वो जितनी भी चीज आप देखते हो, वो सारी की सारी इसी के नियर बाई हैं, ठीक है ना। इससे पहले कुछ खास नहीं है, ठीक है, ये सारी चीज। तो कंपनी का शासन, है ना, कैसे कैसे चला, ध्यान से सुनना आप लोग। सबसे पहले कौन सा एक्ट पारित हुआ, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अब इसमें क्या क्या था वो देखो आप लोग। इस अधिनियम का अधिकतर संवैधानिक महत्व था, अत्यधिक संवैधानिक महत्व था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों का नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था। इसके द्वारा पहली बार कंपनी को प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली और इसके द्वारा भारत को केंद्रीय शासन की नींव रखी। अब ध्यान सुनना क्या करें, ये जो रेगुलेटिंग, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, लेकिन हिंदी में समझाऊंगा मैं, ध्यान सुना। जब ये रेगुलेटिंग एक्ट आया तो ये इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि ये हमारा सबसे पहला रेगुलेटिंग एक्ट है। और वहां की संसद ने कहा कि भाई आप जो है ना, जो कंपनी आपने बनाई है उसमें जो आप प्रशासनिक यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव काम करोगे, जो भी पॉलिटिकल काम करोगे, उसको वैलिड किया, उसको अलाउ किसने किया, वहां की पार्लियामेंट में, ठीक है ना। और इसी के द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की यानी कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन की नींव रखी गई। इसके देखो 1857 में जो विद्रोह हुआ ना, उसके लिए कहीं ना हद तक वहां की संसद भी जिम्मेदार है, जिन्होंने रूल्स में ढिलाई देने के कारण ये लोग आगे बढ़ सके, ठीक है। तो फर्स्ट एक्ट हमारा ये है। उसके बाद दूसरा कब आया, 1784 में। देखो इनके आने का ना कोई खास टाइम पीरियड नहीं है, कभी ये 20 साल पे भी आते थे, कभी ये 5 साल पे भी आते थे, कभी 4 साल पे भी। अगर मान के चलो कोई आफत आ गई तो अभी कभी एक नया कानून बनाना पड़ेगा, है ना, वही सीन था यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ जाए। 1700 रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में देखो, अब ये जो हमने बनाया तो इसमें हमने क्या किया, जो लास्ट वाला जो रेगुलेटिंग एक्ट बनाया था उसकी कमियों को हमने क्या कर दिया, दूर कर दिया, ठीक है ना। और इसमें हमने अमेंडमेंट किया, ठीक है। और इसी एक्ट को, इस एक्ट को गाइस पिट्स इंडिया एक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, तो आपसे पूछेगा, क्या पूछेगा आपसे, आपसे कहेगा पिट्स इंडिया एक्ट कब आया, 1784 में आया। और इसी को क्या कहते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट भी कहते हैं। या यूं पूछ लेगा आपसे कि किस रेगुलेटिंग एक्ट को पिट्स इंडिया एक्ट कहा जाता है, ठीक है। दोनों तरीके से अलग अलग क्वेश्चन पूछ। अगला, अच्छा जब तक ये चल, देखो मैंने तो बहुत कम लिखने की कोशिश की क्योंकि क्वेश्चन भी कम ही पूछे जाते हैं इससे, ठीक है ना। तो मैंने कहा ना आपसे कि रेगुलेटिंग एक्ट तो चल ही रहते चुपचाप से, लेकिन अत्याचार इतना बढ़ गया कि 1857 में क्या हो गया, विद्रोह हो गया। उसके बाद से किसका शासन हो गया, क्राउन का शासन हो गया, है ना। तो 1858 से, देखो ध्यान सुना, अच्छा देखो, इससे पहले जितने एक्ट आए उनको रेगुलेटिंग एक्ट कहते थे, क्या कहते थे उसको। लेकिन अब इसके बाद जो एक्ट आएंगे उसे कहेंगे भारत शासन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है ना। तो ध्यान रखना कि उससे पहले वाले हैं रेगुलेटिंग और इसके बाद है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। अब यहाँ पे जो काम करेगी ना गवर्नमेंट वहां की, वो यहाँ के लोगों के लोकल मतलब कि ज्यूरिडिक्शन, पुलिसिंग और इन सब चीजों पे काम करेगी। तो अब इसमें क्या कह रहे हैं, ध्यान सुनना है। इस महत्वपूर्ण कानून का निर्माण 1857 के विद्रोह के बाद किया गया, ठीक है ना। और ये जो विद्रोह है गई, इसको भारत का पहला क्या कहते हैं, पहला स्वतंत्रता संग्राम, फर्स्ट बैटल ऑफ फ्रीडम वगैरह कहते हैं इसको, ठीक है ना। इसको म्यूटिनिटी रिवॉल्यूशन भी कहते हैं, सिपाही विद्रोह। मतलब म्यूटिनिटी क्यों, क्योंकि आपको पता है मंगल पांडे वगैरह ने सबसे पहले इसमें विद्रोह किया था, इसलिए इसको म्यूटिनिटी भी कहते हैं, ठीक है। और क्या कहना चाह रहा है, भारत
का जो शासन है ना, इसको अच्छा बनाने वाला अधिनियम के नाम से भी इसको जाना जाता है। मतलब ऐसा कौन सा अधिनियम है जो भारत के एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छा बनाता है? तो ये 1858 का भारत शासन अधिनियम है, ठीक है ना। ये आगे की बात करते हैं और क्या कह रहे हैं। इसी अधिनियम के तहत कंपनी जो पहले शासन कर रही थी उसकी सारी की सारी पावर्स को कहां शिफ्ट कर दिया गया? क्राउन के पास, है ना, है ना। हमारा नहीं का शासन शुरू हो गया। क्राउन मतलब इंग्लैंड में तो राजा रानी का सिस्टम है ना अभी भी। तो क्राउन एक्चुअल में तो देखो वहां पे लोकतंत्र ही है ना। राजा रानी तो समझ लो हैं, बट वो बस नाम के चलते रहते। जैसे आप जाओगे उदयपुर, तो उदयपुर के राजा अभी भी हैं, बट है यहाँ पे डेमोक्रेसी। अगर काम करोगे तो फिर आपको सजा मिलेगी, और यहाँ पे कानून सबके लिए बराबर है। तो यहाँ पे तो उदयपुर के राजा को भी लपेट दिया जा सकता है। मैंने ये बताया था पीछे, ये हमारा फर्स्ट एक्ट था, ठीक है ना। और इसमें हाँ, ये सारे रेगुलेटिंग ही हैं। 1857 से 1858 के पहले वाले जितने, वो सारे सारे क्या हैं? क्योंकि कंपनी को रेगुलेट करने के लिए बनाए जा रहे थे। लेकिन 1858 के बाद कंपनी खत्म, अब यहाँ की सरकार कौन चला रही है? महारानी चला रही है। तो इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हो गया। यहाँ की जो गवर्नमेंट थी वो कौन थी? इंग्लैंड की महारानी के पास ही कंट्रोल था उसका पूरा का पूरा, इसलिए, ठीक है, ये चीज है। और मैंने कहा ना, इसमें 1858 को हम लोग क्या कहते हैं? इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छा बनाने का एक्ट किसे कहा जाता है? 1858 को कहते हैं। दूसरा, इसमें क्या किया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या कर दिया गया? अच्छा, ये कंपनी अभी भी है बाय द वे, अभी भी एग्जिस्ट करती है। इसका जो इत्तेफाक से इसका जो अभी इस समय जो हेड है ना, वो भारतीय ही है, ठीक है ना। बदला ले रहे हैं हम, ठीक है, ये चीज है। तो लेकिन अब उतना वो नहीं है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया, और उसकी जगह पे क्या आ गया? ब्रिटिश राजशाही को शिफ्ट कर दिया गया। मतलब कि जितना भी सारी की सारी है वो ब्रिटिश मोनार्की, मतलब राजा के पास चलेगी, ब्रिटेन के राजा के पास चलेगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अमेंडमेंट क्या आता है? उसके बाद आता है भारत शासन अधिनियम 1919। जब आप लोग बुक्स वगैरह खोलोगे ना, तो बुक्स में आपको बहुत सारे रेगुलेटिंग एक्ट मिलेंगे। मैंने बहुत ही कम लिखे हैं जो काम के हैं, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। अब इसमें क्या किया गया? इस एक्ट में पहली बार कहा गया कि भाई भारत में एक ऐसी सरकार बनाओ जो अकाउंटेबल हो। अभी तक इससे पहले जो भारत की सरकार है वो कहां से ऑपरेट हो रही है? इंग्लैंड से ऑपरेट हो रही है। लेकिन अब हमें एक ऐसी सरकार बनानी है जो यहीं से जवाब दे, ठीक है ना। तो ब्रिटिश सरकार ने पहली बार घोषित किया कि उसका उद्देश्य भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना था, ठीक है। अब इसके लिए ना एक दो वो बनाए गए, सुधार बनाए गए। तो इसके एक ना कानून बनाया गया जिसका नाम था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, ठीक है ना। तो ये कौन है बेसिकली? ये ना, इसमें ना देखो ध्यान से सुनना, इसमें ये जो मॉन्टेग है ना, ये भारत के राज्य सचिव थे, मतलब कि स्टेट सेक्रेटरी थे भारत सरकार के उस समय। और जो चेम्सफोर्ड थे, ये कौन थे? भारत के उस समय के वॉइसरॉय। तो दोनों को मिलाकर के एक कमेटी बनाई, ठीक है ना। वॉइसरॉय का शासन है, और वो वॉइसरॉय भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? जाके इंग्लैंड की महारानी को रिपोर्ट करता था। लेकिन यहाँ पे एक सिस्टम ये बनाया गया कि हम यहाँ पे एक गवर्नमेंट बनाएंगे धीरे धीरे। तो उस गवर्नमेंट का फॉर्मेशन किस कमेटी से हुआ? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार से हुआ। तो किस एक्ट को कहा जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार? भारत शासन अधिनियम 1919 को कहा जाता है। पहली बार जो ये कानून बनाने का पहली बार कब आया सीक्वेंस ध्यान में? 1990 में आया, ठीक है ना। अब इन्होंने ये लिखा हुआ है इसमें कि किस प्रकार से कानून बनाएंगे, किस मतलब कि कैसे कैसे इलेक्शन करेंगे, कैसे कैसे उसको डिवाइड करेंगे पावर को, ये सारी चीजें इसमें लिखी हुई थी। इसमें यह भी लिखा हुआ था कि जो इस देश में अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यक किसे कहते हैं हम लोग? जो संख्या में बहुत कम होते हैं, जैसे कि मान के जो जैनिज हैं या सिख हैं या इस तरीके से, ठीक है ना। तो जो अल्पसंख्यक है ना, जैसे ईसाई अल्पसंख्यक कोई भी सिख वगैरह, इन सब के लिए अलग से एक क्या हो जाएगा? निर्वाचक, यानी कि अलग से एक इलेक्शन वो हो जाएगा, ठीक है। अलग से इलेक्टेड, मतलब सीट कह सकते हो आप। जैसे आपको मैं बताऊं, इस इलाके में, जिस इलाके में हम खड़े हैं, शायद आप हो सभी लोग यहीं के ही हो ना लोग, ये इलाका एक ऐसी रिजर्व इलाका है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे ऐसी कैंडिडेट्स जो है वो ज्यादा हैं, तो हमने इस सीट को रिजर्व कर दिया है। ऐसे ही कोई इलाका मुस्लिम बहुल इलाका भी हो सकता है, तो वहां पे हमने मुस्लिम सीट को क्या कर दिया है? ऐसा कोई इलाका महिला बहुल रिजर्व इलाका भी होगा, है ना। अगर संसद में 33% महिलाओं की सीट रिजर्व है,
तो वो इलाके भी तो रिजर्व होंगे ना जहाँ से महिलाएं जीत के आती हैं। अगर आपको मंगोलपुरी से एमएलए का चुनाव लड़ना है तो आपको एससी होना पड़ेगा। अगर आप एससी कैटेगरी से नहीं है तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते। सिर्फ मंगोलपुरी की बात कर रहा हूँ मैं, इस इलाके की। और अगर आप बाकी अदर जैसे रोहिणी से लड़ना तो आप जनरल भी हो सकते हो, कोई भी कास्ट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो अलग अलग है। ऐसे ही अगर गवर्नमेंट ने ये कह दिया है कि फलाना जगह से लड़ने के लिए आपको महिला होना पड़ेगा, तो पहले फीमेल होना पड़ेगा, उसके बाद ही जो रिजर्व है वो रिजर्व है, और जो रिजर्व नहीं है वहाँ कोई भी, है ना। आपको पता है पहली शायद विधायिका हमारे सुल्तानपुरी से तो बनी है, वो जो किन्नर है ना, बॉबी बॉबी चौहान तो उसका बेटा है। हाँ, भारत में ये जीके का भी क्वेश्चन है कि पहली किन्नर विधायिका कौन है, तो वो जो सुल्तानपुर से आप चेक कर लेना, नाम मुझे याद नहीं है, जो भी बने होंगे ना शायद, हाँ कुछ जो भी है मुझे याद नहीं एग्जैक्टली। ठीक है, तो ये सारी चीजें। तो पहली बार चुनाव करने का ध्यान किसमें आया, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, है ना। और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो सुधार है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कहते हैं इसको। इसका दूसरा नाम क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, या 19 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1990 को ही हम लोग क्या कहते हैं, जैसे पिट्स इंडिया एक्ट पर हमने पढ़ा वैसे ही, ठीक है। इसमें हमने पहली बार सोचा क्या कि चुनाव करेंगे। और एक चीज और, इसमें हमने ये भी सोचा कि पहली बार इसमें हम लोग द्विसदनीयात्मक व्यवस्था करेंगे। द्विसदनीय मतलब कि जैसे ड्यूअल सिस्टम होता है, जैसे आपको पता है एक लोकसभा होती है और एक राज्यसभा होती है, एक विधानसभा एक विधान परिषद, ऐसे दो हिस्सों में डिवाइड करके। तो एक स्टेट गवर्नमेंट और एक सेंट्रल गवर्नमेंट, तो दो हिस्सों में द्विसदन का, तो जहाँ पे दो लोगों का शासन है। अभी भी देश में ऐसा है, जैसे स्टेट का सीएम कोई और है लेकिन देश का पीएम कोई और है, बैकअप के लिए सब बना रखा है, ठीक है ना। तो ये कई बार समय के साथ हमने अडॉप्ट किया, कई बार छोड़ा, लेकिन अभी फिलहाल डायआरकी सिस्टम ही है इसमें, ठीक है। तो हमने वहां पे जब चुनाव के लिए हमने पहली बार सोचा, तो हमने ये सोचा, अंग्रेजों ने क्या सोचा, पहले तो एक कमेटी बनाई जिसमें दो लोग थे, मॉन्टेग और चेम्सफोर्ड, ठीक है ना। अच्छा इसका कोई खास कंक्लूजन नहीं निकला, बट फिर भी अच्छा, इन्होंने क्या सोचा कि यहाँ पे जो भी चुनाव होगा, जो लोग बैठेंगे, जिस बिल्डिंग में बैठेंगे, वो दो हिस्सों में डिवाइडेड होगी, एक लोअर हाउस और एक, इनके दिमाग में क्यों आया, क्योंकि इंग्लैंड में भी ऐसा ही होता। इंग्लैंड की जो संसद है वो भी दो हिस्सों में डिवाइडेड है, एक लोअर हाउस और एक अपर हाउस। लोअर हाउस को वो लोग हाउस ऑफ कॉमन कहते हैं और अपर हाउस को हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहते हैं। हम भी यही कहते थे कुछ टाइम तक, आजाद हो गया 1952 तक हम यही कहते थे। 1952 में हमने उसका नाम चेंज करके, जो लोअर हाउस था उसका नाम हमने लोकसभा कर दिया, और जो अपर हाउस था उसका नाम हमने राज्यसभा कर दिया, ठीक है ना। नाम अभी भी बदल रहे हैं हम लोग, जैसे अभी हमने आईपीसी की धाराओं को बीएनएस नाम चेंज कर दिया वैसे ही, ठीक है। तो डायरार्की सिस्टम था। दूसरा, इन्होंने ये जो कहा कि ये जो चुनाव होंगे भाई, इसमें ये जो भारत में जो माइनॉरिटीज हैं, है ना, जिनकी जनसंख्या क्या है, कम है, उनको अलग से उनके रिप्रेजेंटेटिव होंगे, उनके लिए सीटें रिजर्व होंगी अलग से, ठीक है। ये सारी चीजें इसमें कही गई। और क्या क्या है ये उसी का इंग्लिश में लिखा हुआ है। हाँ, नहीं जनरल, क्योंकि आप इलेक्शन तो 5 साल पे होता है। देखो सुनो, मंगोलपुरी में लड़ने के लिए एससी कैंडिडेट होना जरूरी है, क्योंकि ये एक एससी बहुल इलाका है। यहाँ पे ज्यादातर घर जो है वो एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो गवर्नमेंट ने को लगा होगा ऐसे, उन्होंने रिजर्व कर दिया होगा, इसमें कोई बहुत बड़ी बात सरप्राइजिंगली नहीं है। अब मान के चलो हम किसी ऐसे इलाके में जहाँ पे महिलाओं की, अब ये तो जनसंख्या पॉपुलेशन काउंटिंग से ही पता चलेगा ना। पॉपुलेशन काउंटिंग वाला जब बंदा आएगा आपके घर पे, तो वो आपसे पूरा सारी डिटेल आपसे लेगा, उसी के आधार पर जो डाटा तैयार होगा उसी से आगे चीजें बनेंगी। इसीलिए हमें जनसंख्या काउंटिंग में एक्यूरेट डाटा देना जरूरी होता है। अगर आपने गलत सलत डाटा दिया तो उसी हिसाब से परिणाम निकलेंगे वो चीजें। और ऐसा नहीं है कि अगले साल ऐसा कुछ नहीं, ये भी कहीं कहीं हो सकता है स्ट्रक्चर, मुझे नहीं पता, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। जितने भी लोग खड़े हैं अभी करंट में, वो सारे के सारे ऐसी कैटेगरी से ही बिलोंग करते हैं, आप चेक कर सकते हो, ठीक है ना। और आप गूगल भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और मैंने कहा ना, जैसे ये मैंने बोला, ऐसे ही कोई एसटी रिजर्व एरिया भी हो सकता है। हो सकता है हम कहीं ऐसे इलाके में जाएं जो एसटी रिजर्व है, तो एसटी खड़ा होगा वहां से। हमने इलाका तो छोड़ो, हमने राज्य को भी एसटी एससी रिजर्व कर रखा है। जैसे उत्तर प्रदेश जो है वो एक एससी रिजर्व स्टेट है, वहाँ पे एससी कम्युनिटी जो है वो ज्यादा है उत्तर प्रदेश में। जबकि एमपी जो है वो एक एसटी रिजर्व स्टेट है, मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो है ना, ट्राइब्स में होता है ना जनजाति वगैरह, वो ज्यादा रहती है वहाँ, है ना। कटअप भी कम जाती है इनकी, पता होगा आपको, है ना। एसटी कैटेगरी, एसटी की कटअप कम जाती है। हाँ जी, बोलिए।
हाँ, कुछ स्ट्रक्चर डिसाइड किया उन्होंने। हाँ, भिंड इंडियन होंगे, इंडियन होंगे। इसके अलावा देखो सुनो मैं बताता हूँ आपको, ये कब हुआ, 1919 में हुआ ना, बिल्कुल इंडियन होंगे सर, ठीक है ना, इंडियन ही होंगे। और सारी चीजें मैंने कहा ना, ये उतना कामयाब नहीं हुआ। देखो सुनो मैं बताता हूँ क्या है, गवर्नमेंट का होगा ना, तो ये चीज तो आपने देखा होगा ना, आपने वो भगत सिंह की मूवी देखी होगी अजय देवगन वाली या इस तरह की, आप कभी डिटेल में देखना, है ना। वो कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं ना भगत सिंह, कभी कभी, और कभी कभी इनके बीच में टकराव चलता है, ठीक है ना। मैंने कहने का था कि चुनाव तो तुम लड़ोगे, लेकिन शासन किसका चलेगा, इंग्लैंड का चलेगा, है ना। तो भगत सिंह इसी के पेपर में थे कि उनको कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए था, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए था, पूर्ण स्वराज की डिमांड की थी उन्होंने। यही फाइट हमारे बीच में चलती थी। और इसी कश्मकश में ये जो 1919 में जो उन्होंने कहा कि हम चुनाव लड़ेंगे, उसको आजादी लेते लेते हम 1947 पहुंच गए हम लोग। अगर हमारा विजन और ज्यादा क्लियर होता तो हो सकता है कि, ठीक है ना, पहले भी मिल सकता था, हो सकता है। आगे आप बताओ सर क्या कह रहे हो। हाँ नहीं, अल्टीमेट पोस्ट तो उन्हीं के पास, है ना, सब कुछ उन्हीं के पास था। यहाँ पे भले ही देखो 1919 तक यहाँ पे कोर्ट वोर्ड भी बन चुके थे, कलकत्ता हाई कोर्ट बन चुका था, चेन्नई मद्रास बन चुका था। लेकिन आपको अगर कोई व्यक्ति अगर कलकत्ता हाई कोर्ट से भी कुछ नहीं है, तो वो इंग्लैंड के हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकता था, है ना। यूपीएससी की परीक्षाएं इंग्लैंड में कंडक्ट कराई जा रही थी, ठीक है, सारा कुछ तो वहीं से ऑपरेट होता था अल्टीमेट। ये चीज बहुत कुछ है ऐसा जो इंग्लैंड से ऑपरेट होता था। और बहुत सारी कंट्रीज अभी भी ऐसा करती हैं, वो मानती है इंग्लैंड, है ना। जैसे कि आपको पता है, वही राष्ट्रमंडल खेलों का हिस्सा बनेंगे, वही देश कॉमनवेल्थ गेम्स का हिस्सा बनेंगे जो किसके उपनिवेश होंगे, किसके कॉलोनीज होंगे, ब्रिटेन की होंगे। मतलब ब्रिटेन ने जहां जहां पे शासन किया है वही क्या होंगे, कॉमनवेल्थ गेम्स। अमेरिका कॉमनवेल्थ गेम्स नहीं खेलता, ठीक है ना। हालांकि वो था अमेरिका, ये अंग्रेजों ने किसी को नहीं छोड़ा, अंग्रेजों का सूरज कभी नहीं डूबता था, ठीक है ना। मतलब जहां से सूर्योदय हो रहा है और जहां पे सूर्यास्त हो रहा है, हर जगह पे अंग्रेजों का शासन, ठीक है। लेकिन अमेरिका ने उस कैटेगरी में अपने आप को नहीं रखा, वो एक अलग बात है। लेकिन हमने क्यों रखा ये भी पता नहीं क्यों रखा। अब आपको पता होगा लास्ट ईयर शायद इंग्लैंड की महारानी की डेथ हो गई थी ना, अभी 6 महीने 8 महीने पहले शायद, ठीक है। तो हमने अपना झंडा जो है वो फ्लैग किया था, आधा किया था, उसने भी किया था, क्या नाम है, ये कनाडा वगैरह ने भी किया था। तो कनाडा तो मुझे लगता है कि अभी भी मानता है, वो सोवर्जिन नहीं है। लेकिन भारत एक सोवर्जिन कंट्री है, संप्रभुत्व है, मतलब हम किसी के दबाव में नहीं है, हम कोई हमें नहीं कह सकता कि ऐसा करना है, ठीक है ना। ये चीज हम किसी, हमारे ऊपर कुछ नहीं है। लेकिन हमने अंतर्राष्ट्रीय शांति को बनाए रखने के लिए कई सारी संधियां कर रखी हैं। उसी में से एक संधि ये है कि हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का भी मेंबर हैं। मतलब कि अगर कोई, मान लो पाकिस्तान को ये लगता है कि इंडिया ने कुछ गलत किया है या हमें लगता है, तो हम उसके ऊपर जो केस करेंगे वो कहाँ करेंगे, हमारे कोर्ट में तो करेंगे नहीं, वो सुनेंगे थोड़ी हमारी कोर्ट की। कोर्ट का तो ज्यूरिडिक्शन होता है ना। अब इंडिया का कोर्ट का ज्यूरिडिक्शन बाहर थोड़ी अप्लाई होगा ना, नेपाल कोर्ट ये थोड़ी कहेगा कि नेपाल में जाओ पकड़ के लाओ, चाइना से जाके पकड़ के लाओ, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसके लिए वो कंट्रीज जो आईसीजे के मेंबर्स हैं, वो उनकी बात हम मानते हैं। ये हमारी सोवर्जिनिटी पे खतरा नहीं है, ये तो हमने एज ए रिस्पेक्ट मान रखा था कि इंटरनेशनल पीस वगैरह बने रहे। इसका हमने एक केस भी लड़ा था, याद होगा, कुलभूषण यादव का, एक गंजा सा नेवी का आर्मी ऑफिसर था जिसको पाकिस्तान ने अरेस्ट कर लिया था, न्यूज में चला था काफी ये, ठीक है। अमेरिका वाले को भी अंग्रेजी, हाँ अंग्रेजी बोलते हैं, हमारे सारे अंग्रेज हैं एक्सेप्ट नेपाल वाले, ठीक है ना। लेकिन एंग्लो इंडियन जब भी बोला जाएगा ना, तो आप समझना इसका मतलब अंग्रेज वो वाले जो हम पे शासन करते, ठीक है ना। वैसे इसका कोई मतलब तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये मतलब समझा जाता है इसका कि एंग्लो इंडियन का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसके जो पेरेंट्स हैं, ठीक है ना। मतलब एंग्लो इंडियन का मतलब क्या है, इंडियन प्लस में अंग्रेज, इसका मिक्स होता है। हाँ, अब जैसे आपने देखा होगा एंग्लो सिख वॉर, एंग्लो मराठा वॉर, ये सब कभी नाम सुने होंगे आप। तो एंग्लो क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो जो अंग्रेज जो लड़ रहे हैं उसमें कुछ भारतीय भी इंक्लूडेड है, ठीक है ना। और एक तरफ कौन है, सिख है। तो एंग्लो सिख वॉर, सिख तो लड़ ही रहे हैं, और एंग्लो में कौन है, अंग्रेज के साथ साथ। अब सारी आर्मी वो इंग्लैंड से थोड़ी बुलाएंगे, कुछ यहाँ के भी तो लोग थे जो आर्मी में शामिल थे। तो एंग्लो सिख वॉर कर रहे हैं या एंग्लो मराठा वॉर कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, उसमें अंग्रेजों के सीना में भारतीय भी इन्वॉल्व है, और भारतीय खुश है इस बात से कि चलो कोई बात नहीं, सेफ है कम से। ठीक है, आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट की बात करते हैं जो अच्छा, ये जो हमने ये जो एक्ट बनाया था कौन सा वाला, ये वाला भारत शासन अधिनियम 1919, इसमें एक और पॉइंट था गाइस,
आपको पता है ये जो सिविल सर्विसेज के जो एग्जाम होते थे ना, सिविल सर्विसेज के जो एग्जाम होते थे, ठीक है ना, इसके लिए 1926 में इसी में कहा गया था कि 1926 में जो है ना, आपको एक सेंट्रल लेवल पे यूपीएससी जैसा चीज है ना, केंद्रीय लोक सेवा आयोग, यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की गठन किया जाएगा। तो यूपीएससी का फॉर्मेशन किस एक्ट के थ्रू हुआ है? रेगुलेटिंग एक्ट 1919 के थ्रू ही हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ जाए। अच्छा, और क्या क्या हुआ इसमें? इसमें पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया। मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट और स्टेट गवर्नमेंट का बजट एक साथ ही आता था पहले, उसको क्या कर दिया गया? सेपरेट। अब राज्य अपना करेंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट सबसे अलग ही है। ठीक है, और क्या किया गया? और कुछ खास नहीं है इसमें। नेक्स्ट पे आते हैं, अगला आपका भारत शासन अधिनियम 1900। मैंने आपको ये कहा था गाइस कि हमारा संविधान अगर बना है तो उसमें से लगभग अधिकतर हिस्सा कितना हमने लिया हुआ है इसमें से? 70%। ये एग्जैक्ट आपको नहीं मिलेगा 70% लिखा हुआ, लेकिन आपको यही मान के चलना है। ठीक है, और ध्यान से सुनना आप लोग कि ये बहुत ही लंबा है, ये जो डॉक्यूमेंट है ना 1930, और बहुत ही ज्यादा डिटेल में है। ठीक है, और इसमें 321 धाराएं, कितनी धाराएं? 300। और हमारे संविधान में टोटल सर कितनी धाराएं हैं? 395 है ना, 395 अनुच्छेद है हमारे संविधान में, है ना। बढ़ गए हैं, लेकिन ये आगे बताऊंगा मैं आपको क्या होता है ये। ठीक है, उसमें से 321 धाराएं या लगभग इसके आसपास या थोड़ी कम धाराएं हमने किससे ली हुई हैं? ज्यादातर हिस्सा हमने देखो अनुसूचियां भी और ये भी उससे लिया हुआ है। ठीक है, आगे की बात करते हैं और इसमें क्या करें, इसकी क्या विशेषताएं हैं वो देखो आप लोग। इसमें ना देखो सुनो, आपको पता है एक होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, एक होता है स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट जिन मुद्दों पे कानून बनाती है उसे सेंट्रल लिस्ट कहते हैं, यानी कि केंद्रीय सूची कहते हैं। ठीक है ना, स्टेट जिन मुद्दों पे कानून बनाएगा उसे हम लोग स्टेट लिस्ट कहते हैं, और दोनों मिलकर के जिस पे कानून बनाएंगे उसे कॉन्करेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची कहते हैं। केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, तो ये सूची पहली बार कब बनाया गया है? तो ये 1935 में बनाया गया। देखो, संघ सूची, राज्य सूची और, ठीक है ना, समझ। तो इसका कंसेप्ट कहां से आया? भारत शासन अधिनियम 1935 से आया। ठीक है ना, आगे पॉलिटी में पढ़ेंगे इसको, इसका कुछ हिस्सा हमने विदेशों से भी लिया है। ठीक है, आगे नेक्स्ट की बात करते हैं। अच्छा, हमने जो पढ़ा था ना, द्वैध शासन को लागू किया गया था 1919 में, इसमें क्या कर दिया गया? द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया और वापस से वही चीजें चालू कर दी गई जो पहले थी। ठीक है, द्वैध शासन, डायरार्की बोलते हैं, डायरार्की बोलते हैं इसको। मतलब कि आपने पढ़ा ना कि स्टेट गवर्नमेंट में यहाँ पे आम आदमी पार्टी की सरकार है और सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी की सरकार है, तो ये ड्यूल सिस्टम तो हाँ, जो अप्लाई किया था उसको चेंज कर दिया, है ना। ये अंग्रेजों द्वारा अडॉप्ट किया गया, बनाया गया। ठीक है ना, मैंने ये बताया था कि हमारा जो संविधान बना है उसका अधिकतर हिस्सा जो है वो इसी एक्ट से लिया गया। ठीक है, आगे नेक्स्ट की बात करते हैं, उसमें कुछ खास नहीं है, सेम ही रिपीट हो गया। अच्छा, इसमें कुछ इसमें शायद आपको ना दिख रहा हो, लेकिन कोई बात नहीं, मैं ऐसे लिखता हूँ। इसमें देखो, इसमें जो शेड्यूल कास्ट के लोग थे, जो महिलाएं थी, जो मजदूर वर्ग था ना, इनके लिए अलग से इलेक्टेड सीट का मतलब कि अलग से इनके लिए सीटें रिजर्व की गई। शेड्यूल कास्ट एरिया जैसा हम डिस्कस कर रहे थे, या वुमेन्स के लिए या फिर जो लेबर क्लास थी उसके लिए। ठीक है, और इसके अलावा और क्या क्या था? अच्छा, आपको पता है ये जो चुनाव होता था ना, इसमें हर किसी को वोट डालने का अधिकार नहीं था, लेकिन ये जो भारत शासन अधिनियम 1935 आया उसमें कहा गया कि जनसंख्या का लगभग 10% लोग जो है वो क्या कर सकते हैं? वोट डाल सकते हैं। सोचो आप लोग, 10% ही वोट डाल सकते हैं, ये रूल का मतलब पहले 10% से भी कम था। या पहले यूं रहा होगा कि जैसे मान के चलो मेरा कोई प्रतिनिधि है, बस वही वोट डालेगा, मतलब मैं वोट नहीं डाल रहा हूँ, मेरा कोई प्रतिनिधि होगा वही वोट डालेगा। कुछ एग्जैक्ट क्लैरिफिकेशन नहीं था मतलब इसके रिगार्डिंग। ठीक है, आगे इसके अलावा क्या कर आपका? रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। आज जो आप देखते हो आरबीआई ना, सभी बैंकों का हेड कौन है? आरबीआई। तो रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में ही की गई थी, याद रखना आप लोग। आपको पता है रिजर्व बैंक को चलाने के लिए अलग से आरबीआई का एक्ट है, जिसमें वो बैंकों को पनिशमेंट वगैरह ये जो भी देता है वो लगाता है।
तो उसका जो है ना उसको बनाया गया था इस समय। ठीक है, इसके अलावा और क्या किया गया? अच्छा, इसके अलावा अगर आपने देखा होगा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो यूपीएससी बनाया गया है, ऐसे ही राज्यों के पास भी अपना यूपीएससी होता है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में एसएससी होता है, वैसे राज्यों का भी अपना एसएससी होता है। जैसे बिहार एसएससी, हरियाणा एसएससी, यूपी एसएससी, ऐसे। ठीक है, और जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का यूपीएससी है, वैसे ही स्टेट गवर्नमेंट में इसको पीएससी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पीएससी, पब्लिक सर्विस कमीशन कहते हैं। अगर यूपी का है तो यूपी पीएससी, अगर बिहार का है तो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, अगर मान लो महाराष्ट्र का है तो कर्नाटक का है, तो हर राज्य का अपना अपना है। तो यहाँ से जो आईएएस सेलेक्ट होंगे वो सिर्फ राज्य में काम करेंगे, लेकिन जो यूपीएससी वाला जो सेलेक्ट होंगे वो पूरे इंडिया में उनका ट्रांसफर होगा। ठीक है ना? हाँ, ये अलग से निकलती है, राज्यों की अलग से निकलती है। ठीक है ना? आगे बढ़ जाए। अच्छा, इसके तहत 1937 में संघीय न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट का फॉर्मेशन किया गया। ठीक है, हाँ जी, सुप्रीम कोर्ट का फॉर्मेशन कब से शुरू हो जाता है? भारत शासन अधिनियम 1935 से शुरू हो जाता है। ठीक है, अब इसके अलावा एक और लास्ट में एक और अमेंड एक्ट पारित हुआ, कौन सा? 1940। इसको भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कहते हैं, क्योंकि भारत इसमें क्या हो गया था? स्वतंत्र हो गया था। और इसमें बताना ही क्या है, जब स्वतंत्र हो गया तो सारी कहानी आपको पता ही है। फिर मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो एक्ट बना था ना, इसके लिए हमने जो है एक्ट बनाने के बाद आपको पता ही है कि, ध्यान से सुनना आप, जब देश में आज़ादी का क्लैरिफिकेशन हो गया कि अब इसको क्या करना है? आज़ाद करना है, तो अंग्रेजों ने 3 तरह की पॉलिसीज रखी। उस समय कुछ लोग ऐसे थे जो भारत में रहना चाहते थे, कुछ लोग ऐसे थे जो पाकिस्तान जाना चाहते थे, कुछ लोग ऐसे भी थे जो कहीं नहीं जाना चाहते थे, वो अपने राज्य को ही स्वतंत्र राज्य घोषित करना चाहते थे, इंडिपेंडेंट कंट्री। ठीक है ना? और मैं आपको बताऊं, एक खास बात ये भी थी इन लोगों की कि ये जो अंग्रेज थे ना, ये जो छोटे छोटे राजा वाजा थे, प्रिंसले स्टेट जिसको कहते हैं, रजवाड़े, इनको इनको बहुत तवज्जो देते थे, मतलब बहुत वैल्यू देते थे इनको। ठीक है ना? इसीलिए जब भारत का ये जो एक्ट पास हुआ, उसमें 3 कंडीशन कहेगी कि अगर ये जो छोटे छोटे राजा हैं, जैसे उदयपुर के राजा है ना, जूनागढ़ के नवाब, हैदराबाद के नवाब, यहाँ के नवाब, वहाँ के राजा, ये इनके मूड के ऊपर है कि ये रहें तो भारत में रहना चाहे तो रह सकते हैं, चाहे तो पाकिस्तान चले जाए, और अगर कहीं नहीं जाना चाहते तो ये अपने आप को इंडिपेंडेंट भी घोषित कर सकते हैं। अगर इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया तो समझ लो आप लोग क्या होगा? देश के बीचों बीच में एक नया देश बन जाएगा। समझ लो आप लोग? जहाँ जाने के लिए हमें परमिशन लेनी पड़ेगी, अगर ट्रेन वहां से गुजरेगी तो हमें परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है ना? तो ऐसा उन्होंने कहा, और ये जो स्ट्रक्चर बनाया गया था उसका इसको लीड कौन कर रहा था? माउंट बेटन लीड कर रहे थे। ठीक है ना? तो हमारे यहाँ पे थोड़े योग्य व्यक्ति ज्यादा थे, उन्होंने जैसे तैसे करके सभी को क्या कर लिया? मर्ज कर लिया। ठीक है ना? 2-3 राज्यों के साथ समस्याएं आई, एक हैदराबाद के साथ, एक जूनागढ़ के साथ, और एक जम्मू कश्मीर। ठीक है ना? तो हैदराबाद वाला चाहता था कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा, और जूनागढ़ वाला चाहता था कि मैं सिर्फ पाकिस्तान जाऊंगा। जूनागढ़ पता है क्या आपको? गुजरात के बॉर्डर पे है बिल्कुल, है ना? तो उसके लिए पाकिस्तान जाना आसान है। जो गुजरात के बॉर्डर पे है, पाकिस्तान के बगल में, उसके लिए पाकिस्तान जाना आसान है। लेकिन जो हैदराबाद में बैठा वो कहेगा मैं पाकिस्तान जाऊंगा। ठीक है ना? आप समझो इस चीज। अच्छा, जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान वालों की ये डिमांड थी कि हमें 2 पाकिस्तान चाहिए, एक ये वाला पाकिस्तान चाहिए और एक है जो बांग्लादेश जिसे कहते हैं उसको पूर्वी पाकिस्तान के, क्योंकि ईस्ट में है इसलिए पूर्व, और ये वह वेस्ट में। और उन्होंने साथ में एक और डिमांड की थी, वैसे आपको ये नॉलेज शायद व्हाट्सएप पे मिलेगी, कि हमें यहाँ पे जाने के लिए क्या चाहिए? एक 20 किलोमीटर चौड़ा एक रास्ता भी चाहिए। ठीक है ना? बीच में से। ठीक है, तो रास्ता तो मना हो गया। और ऐसे जब कभी भी कोई देश ऐसे राज्य मांगेगा तो जाहिर सी बात है वो ज्यादा दिन सक्सेस नहीं चल सकता। तो जैसे तैसे होते 1971 में आते थे, ये जो है फ्री हो गया पाकिस्तान से, और ये नया देश क्या बन गया? बांग्लादेश। ठीक है ना? हाँ, जब इंडिया से लड़ाई होती थी तो ये ऐसे जाते थे, पाक जल डमरू होते हुए। ठीक है ना? वरना ऊपर से जाने की उनको अनुमति नहीं है। अगर हमारी उनकी फाइट हो जाए तो ये ऊपर से नहीं क्रॉस कर सकते, जब तक हम अलाउड नहीं करेंगे। नहीं नहीं, हैदराबाद वाले फ्री थे। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ आपको कि हैदराबाद वाले अगर जाते हैं पाकिस्तान तो उनके लिए समस्या है ना, लेकिन जूनागढ़ नहीं नहीं नहीं, जमीन को ही पाकिस्तान से रिलेट कर देंगे। मतलब वहां पे जो बंदा चुना जाएगा वो रिपोर्ट करेगा पाकिस्तान की संसद में। जमीन ही तो मुद्दा है, और क्या मुद्दा है? लोग तो आज नहीं है, 50 साल बाद गायब हो जाएंगे लोग तो, है ना? ये चीज है। तो हमने हैदराबाद को सैन्य कार्रवाई से अपने भारत में मिलाया। ठीक है ना? और आपको पता है हैदराबाद इतना रिच स्टेट था कि वहां का जो नवाब था हैदराबाद का,
वो पेपर वेट में 20-20 करोड़ के तो डायमंड्स यूज करता था। कोहिनूर हीरा जो गोलकुंडा ही खान से मिला वो वहीं का ही है, एमपी का ही है ना, हैदराबाद आंध्र प्रदेश का ही, ठीक है ना। और ये बहुत ही रिच था, ठीक है, नहीं मिलना चाहता था, ना वो जाना चाहता था हिंदुस्तान, ना ही जाना चाहता था वो, तो हमने उसको सैन्य कार्रवाई से मिलाया। जम्मू एंड कश्मीर को हमने एग्रीमेंट के थ्रू मिलाया, और जूनागढ़ को हमने रेफरेंडम के थ्रू मिलाया, यानी कि जनमत में वोटिंग करवा के मिलाया। जूनागढ़ की ऑडियंस चाहती थी भारत में आना, इसलिए वो भारत में मर्ज हो गया, ठीक है। तो ये जो एक्ट था हमारा कौन सा, ठीक है ना, इसमें हमने 3 ऑप्शन रखे थे, ये मैंने आपको बताया। अब आगे की बात करते हैं। अच्छा, ये जो एक्ट था गई, इसके बाद से भारत में वायसराय का पद जो है वो क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, ठीक है ना, और गवर्नर जनरल का पद बना दिया गया, ठीक है। जी जी, पहले गवर्नर माउंट बेटन ही बने इसके, ठीक है ना, क्योंकि देश जब तक आज़ाद नहीं होता तब तक उसको रखा गया था, ठीक है। और कुछ खास इसमें नहीं है। और ये एक पॉइंट वैसे कि इसकी आवश्यकता नहीं, लेकिन भारत में सम्राट जैसे पद जो है ना, या शब्द जो है वो खत्म कर दी है ना। भारत में तो डेमोक्रेसी है वैसे भी, ठीक है, तो इन पदों की कोई आवश्यकता वैसे थी नहीं। अब नेक्स्ट की बात करते हैं, आगे क्वेश्चन की थोड़ी सी बात करते हैं। क्वेश्चन आपको इंग्लिश में भी मिल जाएंगे, लेकिन फिलहाल इसको जरा पढ़ो और जरा कोशिश करो आप लोग कि क्या आंसर कर सकते हो आप। कुछ क्वेश्चन हो सकता है नए भी हो। देखो सुनो, मैंने ये बात ध्यान रखना, मैंने आपको ये बताया था नहीं, इसका 10 वर्ष नहीं है। आ, मैंने आपको बताया था कि जब नए नए जब पहला आया था 1773 में आया था, और दूसरा कब आया था, 1784 आई थिंक है ना। तो पहला तो 10 वर्ष आया था, लेकिन 1813 के बाद से एक जो चार्टर्ड एक्ट आया था ना, अधिनियम आया था, उसमें ये कहा कि ये जो रेगुलेटिंग एक्ट है ये हर एक 20-20 साल पे आएंगे अब, ठीक है ना। कितने साल पे आएंगे, तो 20-20 सालों के लिए जो है वो एक्सटेंड कर दिया गया, क्योंकि हर साल बनाए या इतना खर्चा करें वो पॉसिबल नहीं था। नहीं, हमने पढ़ा नहीं था, मैंने आपको बताया था टाइम पीरियड फिक्स नहीं है, ठीक है ना। मैंने कहा था ना कुछ नई चीजें भी ऐड होंगी, वो आपको ऐड ऑन करनी है, ठीक है। नेक्स्ट देखो आप, और क्या कह रहा है आपका, इसको देखो आप लोग। देखो सुनो, मैंने आपको ये बताया था गई कि 1858 से पहले जो कानून बनते थे उसको क्या कहते थे, रेगुलेटिंग एक्ट कहते थे, लेकिन उसके बाद क्या कहा जाने लगा, से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कहा जाने लगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ये 2 बार ये कोई, ये मिल जाएगा सर इंग्लिश में, मैं आपको भेज दूंगा, फिलहाल नहीं है बट आपको मैं ग्रुप में भेज दूंगा, ठीक है, इंग्लिश, थोड़ा नहीं पूरा भेज दूंगा सर। इसका बताओ फिलहाल, कोई वर्ड नहीं समझ में आ रहा तो बता दो, कोई इशू नहीं है। अधिनियम मतलब कि कौन सा ऐसा एक्ट था जिसके थ्रू जो है ना ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पावर हो गया, ठीक है ना। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पावर कब हुआ, किस एक्ट के थ्रू हुआ, है ना, 1858, ठीक है ना। 1857 के बाद जो एक्ट आया उसी में तो क्या कहा कि भाई अब कंपनी शासन नहीं करेगी, अब कौन शासन करेगा, क्राउन शासन करेगा। तो ये स्थानांतरण जो कह रहा है यहाँ पे बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफर करने कह रहा है कि ब्रिटिश क्राउन में क्या हो गया, ये ट्रांसफर हो गया। नेक्स्ट अगला देखो आप लोग।
इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर ना 1892 है। क्या कहना चाह रहा है वो देख लो एक बार आप। कह रहा है ब्रिटेन में जो कानून ये जो पारित करते थे, पास करते थे, इसमें किसके थ्रू, वो जो विधान परिषद होते थे, लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होते हैं जहाँ पे चुनाव लड़के लोग बैठते हैं, वहां पे सीटों का एलोकेशन पहली बार के इसके बारे में कब सोचा गया? तो 1892 में सोचा गया। आपको किसी बुक वगैरह में नहीं मिलेगा आपको, लेकिन याद रखना और नोट डाउन करके रखना। ठीक है, अगला नेक्स्ट है वो क्या कह रहा है आपका? हायरार्की सिस्टम जो है ना वो कब शुरू किया गया? मैंने आपको बताया था कि इसकी शुरू किया गया था 1919 में, और खत्म कब किया गया था इसको? 1935 में, है ना। इसमें पूछा हुआ शुरू कब किया गया था डायरेक्टरी सिस्टम, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 में। ठीक है, अगर खत्म करने का होता तो हमारा आंसर डी हो रहा हो। अगला नेक्स्ट क्या कह रहा है? कह रहा है ये जो 1990 का जो एक्ट है इसका क्या नाम था, दूसरा नाम क्या था इसका? एक और ऑप्शन दे दूं मैं आपको, पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट किसका नाम था? पिट्स इंडिया किसका नाम था इसका? 1784 का, है ना। और ये फिलहाल इन्होंने किसका पूछा हुआ है? इन्होंने पूछा हुआ है जो 1919 है उसका क्या है? मैंने कहा था ना दो लोग थे इसमें, एक तो मॉन्टेग्यू था और एक था चेम्सफोर्ड। चेम्सफोर्ड समय का कौन था? गवर्नर था। और ये कौन था? सेक्रेटरी, स्टेट सेक्रेटरी था ना। और इनका काम क्या था? इनका काम था एक ऐसा रूल तैयार करना जिसके थ्रू चुनाव करवा सकें ये लोग प्रॉपर तरीके से। अगला, है ना, सेम यही है कि किस अमेंडमेंट के थ्रू जो है वो ये अधिनियम लागू हुआ। 1990 आते ही आपको टिक करना है क्या? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। अगला नेक्स्ट जो आप लोग, भारतीय संविधान का संरचनात्मक ढांचा जो है वो कब लिया गया? देखो सुनो, मैंने कहा था कि भारतीय संविधान अगर 100 उसमें पेजेस है ना, तो मैंने कहा 70% जो है वो किससे ले लिया है? 90 भारत शासन अधिनियम 1935 है ना। तो सारा का सारा स्ट्रक्चर जो है वो ज्यादातर जो है वो किससे तैयार हो रहा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हो रहा है। ठीक है, और ये वाला बताओ आप। किसे ना प्रीडिसेसर बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का किसे प्रीडिसेसर बोलते हैं? मतलब कि देखो, संविधान बनने से पहले ही ऐसा कौन सी जगह थी जहां पे भारतीय संविधान के रूल रेगुलेशन लिख दिए गए थे? ध्यान सुना, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, मैंने कहा था कि अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अगर 100 कानून है तो 70 कानून हमने किससे लिए हुए हैं? और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब लिखा गया है? 1947 में शुरू हुआ ना, 49 में कंप्लीट हुआ है, और ना। और इसके जो 70% रूल है वो पहले ही लिख दिए गए किसमें? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में, है ना। कब? 1900। तो क्या हम इसे कह सकते हैं कि ये जो एक्ट है ये हमारे संविधान का क्या है? पूर्वगामी है, यानी हमारे संविधान के पहले से ही बातें इसमें लिख दी गई थी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1935 हो जाएगा। ठीक है, नंबर 11 बताना। इसका बेटर ऑप्शन तो देखो ए ही होगा। देखो, हमने तो कोई ऐसा भागीदारी एक्ट, पार्टिसिपेशन एक्ट जैसा कुछ पढ़ा ही नहीं, रजिस्ट्रेशन एक्ट या कंपनी एक्ट नहीं पढ़ा हमने। तो पहली बात तो ये आंसर होगा। दूसरी बात ये कि ये कहना चाह रहा है कि ऐसा कौन सा एक्ट था जिसके थ्रू हमने अपने जो भारतीय संविधान है या जो भारत है उसका जो गवर्नेंस है उसका विवरण, यानी उसका एक्सप्लेनेशन और उसका प्रोसेस
है ना, वो सब चीज़ों को डीपली डिफाइन किया कौन से एक्ट में, 1935 में। मैंने आपको ये बात बताई ना, अगर आपको क्वेश्चन ना समझ में आ रहा है या कम समझ में आ रहा है तो भी आप एक रिस्क ले सकते हो। उन्मूलन का मतलब क्या होता है गाइस? खत्म करना। तो कब खत्म किया गया था? 35 में, है ना। कब इसको हाँ, इसको चालू किया गया था, इसमें खत्म किया, इसी का रिवर्स क्वेश्चन पूछ गया है। अगला नेक्स्ट क्या कह रहा है? देखो, जब कभी भी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की बात होगी तो हम 1919 के बारे में सोचेंगे। जब कभी भी 1919 की बात होगी तो हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के बारे में सोचेंगे, इससे ज्यादा हमें सोचना ही नहीं है। ठीक है। और 1784 के हो तो किसके बारे में सोचेंगे हम लोग? पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में, है ना भाई। इसको क्या कहते हैं हम लोग? पिट्स इंडिया एक्ट कहते हैं। इनके नाम अलग अलग है, इनके नाम। और क्राउन एक्ट किसे कहते हैं हम लोग? 1858 को, है ना भाई। 1858 को क्राउन का शासन कहते हैं हम लोग। दो तीन नाम आपको ध्यान रखना है। सेम क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? कह रहा है कि लागू शुरुआत की गई थी, ठीक है ना, तो शुरुआत की गई थी 1900। फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, क्या आंसर होगा इसका? ध्यान से सुनना गाइस, मैंने आपको बताया कि 1784 लिखा है तो उसे हम कहते हैं पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है। अगर मान के चलो आपके सामने लिखा हुआ है 1858 तो हम उसे क्राउन एक्ट कह सकते हैं। ठीक है ना। और अगर लिखा हुआ है क्या 1919 तो क्या कहते हैं हम उसको? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। ठीक है ना, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड कह सकते हैं। और 1947 है तो हम कहते हैं भारत स्वतंत्रता अधिनियम, है ना भाई। तो इंडियंस इंडिपेंडेंट एक्ट कब पास हुआ था? ये 1947 में पास हुआ। ठीक है ना। देखो, जरूरी नहीं कि सवाल को करने के लिए आपने उसको एज इट इज ही पढ़ा हो। ठीक है। मान के चलो ये सवाल आपके सामने बिना पढ़ाए ही आता, तो अगर खुद भी आप सोचते ना थोड़ा सा कि 47, है ना, तो रिलेट करना जीएस में बहुत जरूरी है। अगर आपको कोई ये कह रहा है ना जीएस में, ये बातें मैंने बताई नहीं, कि अगर आपका कोई दूर का दोस्त मित्र या कोई भी अदर टीचर ही क्यों ना कोई कह रहा हो कि जीएस कितना पढ़ोगे, इसकी तो कोई लिमिट ही नहीं होती है, ऐसा। तो मैंने कल आपको एक एग्जाम्पल दे दी ना लाइव, वो लड़की के 35 स्कोर जा रहा है। किसी दूसरे बैच में बताया ना, सीनियर, एक सीनियर बच्चे को उसकी आंखें फटी, तो 35 जा रहा है ना बेसिस को। अब उसकी समस्या उसका मैथ्स में नहीं आ रहा, लेकिन जीएस में तो उसने पूरा स्कोर कर दिया ना। और इंटरनेट ऐसा भरा पड़ा है ऐसे बच्चों से जिनका स्कोर 35 40 आउट ऑफ 50 जा रहा है जीएस में। ठीक है। तो लिमिट करने वाला होना चाहिए, करने वाला होना चाहिए। ठीक है। ये सारे टॉपिक है, इतना ही है इसमें। ठीक है। बाकी मैं आपको ना एक बार आप लोगों का पेपर जरा एक बार- हमने ना सबसे पहले पढ़ा है भारत का संवैधानिक विकास। हमने क्या पढ़ा भी है? भारत का संवैधानिक विकास, है ना, संवैधानिक। इसके बाद जो नेक्स्ट हम टॉपिक पढ़ेंगे ना, वो पढ़ेंगे संविधान सभा के बारे में। ठीक है। इन्हीं सबको लेकर के जो हमारी संविधान सभा बनी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, वो पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे संविधान के स्रोत के बारे में, वो जो विदेशी स्रोत हमने पढ़े थे ना, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे संविधान की अनुसूचियां और भाग, संविधान की महत्वपूर्ण अनुसूचियां और भाग के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है। ये आपका सिलेबस लिख रहा हूँ मैं। ठीक है। इसके अलावा महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। इसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे इसमें संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में। इंग्लिश में भी लिख देता हूँ अगर प्रॉब्लम है तो।
उसके बाद हम पढ़ेंगे नागरिकता के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे मूल अधिकार के बारे में, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे डीपीएसपी के बारे में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे संघ की कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव के बारे में पढ़ेंगे, संघ की कार्यपालिका। फिर हम पढ़ेंगे संसद के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे मंत्री परिषद के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे कैग के बारे में एंड अटॉर्नी जनरल के बारे में। फिर हम पढ़ेंगे स्टेट्स के बारे में, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होता है ना, राज्य की कार्यपालिका, स्टेट एग्जीक्यूटिव के बारे में पढ़ेंगे हम कि स्टेट में कौन हेड होता है, कैसे काम चलता है वो। फिर हम पढ़ेंगे हाई कोर्ट के बारे में और पंचायत के बारे में, पंचायती राज सिस्टम होता है ना वो वाला। इसके अलावा पढ़ेंगे फाइनेंस कमीशन के बारे में, ठीक है, और इलेक्शन कमीशन के बारे में। जितने भी कमीशन हैं वो हम पढ़ेंगे इसमें। इसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे यूपीएससी के बारे में और स्टेट पीएससी भी लिखवाया था ना आपको मैंने स्टेट के बारे में, वो पढ़ेंगे हम लोग। इसके अलावा अमेंडमेंट्स पढ़ेंगे, संशोधन, क्या क्या संविधान में संशोधन किए गए मुख्य रूप से, और इम्पोर्टेंट कमिटीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये आप लोगों का सिलेबस है पॉलिटी का जो हमें कवर करना है नेक्स्ट 1 to 2 मंथ, ठीक है। लिखने का काम आपको घर पे करना है। एक बात और ध्यान रखना, ये नोट्स जो मैंने अभी आपको कराया ना, ये आपको अभी मिल जाएंगे शाम तक पीडीएफ के फॉर्म में, लेकिन ये नहीं मिलेंगे, दूसरे मिलेंगे, लेकिन उसके सारे पॉइंट्स आपको प्रॉपर तरीके से लिखने बनाने हैं। क्वेश्चन आप चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन 1 लाइनर ही लिखना। क्वेश्चन नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि क्वेश्चन के लिए तो आपको बुक वैसे भी लेनी, तो वहां से भी आप रिवाइज कर सकते हो, लेकिन नोट्स बनाने ज्यादा जरूरी है, ठीक है। ये चीज है, और बाकी ऐसे इसी सिलेबस को आगे हम लोग फॉलो करेंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी